नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो थोड़ा बहुत आइडिया तो हमने पिछले लेक्चर में इसका ले लिया था जब हम फाइल सिस्टम को हमने स्टडी किया था, फाइल सिस्टम वर्सेस डेटाबेस सिस्टम। तब हमने देखा था कि फाइल सिस्टम की हमने डिसएडवांटेजेस बहुत सारी डिस्कस की थी। तो जो फाइल सिस्टम की डिसएडवांटेजेस हैं एक्चुअली वो मेनली डेटाबेस सिस्टम की क्या होती है, एडवांटेजेस होती हैं। तो उनको आज हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली वो एडवांटेजेस क्या है, किस प्रकार से उनको डेटाबेस के अंदर हैंडल किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। सबसे पहली एडवांटेज है हमारे पास रिडक्शन ऑफ रिडंडेंसीज। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पावरफुल एडवांटेज माना जाता है इसको। वो क्यों माना जाता है, देखो फाइल सिस्टम में हमने देखा था कि हम फाइल सिस्टम के अंदर अलग अलग फाइल्स के रूप में डेटा को स्टोर करते हैं, जिससे कि डेटा की डुप्लीकेशन होने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। डेटाबेस के अंदर एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है। ठीक है, देखो इसमें वो वन बाय वन आपको इसमें रीड करके बताता हूँ क्या सिस्टम होता है और क्यों इसके अंदर रिडंडेंसी जो है वो रिड्यूस की जाती है, किस प्रकार से रिडंडेंसी को कंट्रोल किया जाता है। तो अगर अपने बात करें तो देखो यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ डेटा, डेटा जो कंट्रोल किए जाते हैं वो एक सेंट्रल डिवाइस के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। सेंट्रल डिवाइस का मतलब अपने ये कह सकते हैं कि जितना भी इसके अंदर डेटा स्टोर होता है वो सारा का सारा डेटा एक सेंट्रल डिवाइस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जब डेटा एक डिवाइस के द्वारा कंट्रोल किया जाता हो तो डुप्लीकेसी होने की संभावना जो ना के बराबर हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि सिंगल पर्सन है, उसी की देख रेख में डेटा आना है, उसी की देख रेख में डेटा स्टोर होना है, तो उसको पता रहता है कि ये डेटा मेरे पास पहले से है या नहीं है। तो अगर आप कुछ ऐसा डेटा उसके अंदर स्टोर करवा रहे हो जो पहले से मौजूद हो तो वो आपको डायरेक्टली मना कर देगा। ठीक है, जैसे मान लो आप सिंपल सा एक एग्जांपल लो, अपनी टेबल आप क्रिएट करना चाहो एक स्टूडेंट नाम से, और अगर स्टूडेंट नाम से पूरे डेटाबेस के अंदर पहले से कोई टेबल मौजूद है तो वो आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा कि आप स्टूडेंट नाम की दूसरी टेबल भी वहाँ पे क्रिएट कर सको। वो आपको सीधा मना कर देगा, है ना, दिस टेबल इज ऑलरेडी क्रिएटेड या ऑलरेडी स्टोर्ड। ठीक है, वो टेबल पहले से मौजूद है इसलिए आप नई टेबल वहाँ पे उस नेम की क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ डेटा बाय द डीबीए। डीबीए की फुल फॉर्म क्या होगी? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अवॉइड्स अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ द डेटा, जो कि क्या करता है, अननेसेसरी जो डुप्लीकेशन होता है डेटा का उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। एंड इफेक्टिवली रिड्यूसेस द टोटल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर्ड रिक्वायर्ड। इसमें इफेक्टिवली रिड्यूस, हम रिड्यूस कर पाते हैं। इफेक्टिवली क्या रिड्यूस कर पाते हैं? टोटल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज। वो कैसे? जब हम डुप्लीकेट डेटा को अलाउ नहीं करेंगे तो हमारा स्टोरेज तो बचेगा ना। जिस प्रकार फाइल सिस्टम के अंदर डुप्लीकेट डेटा की वजह से अननेसेसरी स्टोरेज जो है वो ऑक्यूपाई किया जाता है, बट वहाँ पे हम उसको अवॉइड करके और हमारा जो स्टोरेज है उसको हम यहाँ पे बचा लेंगे। ठीक है, avoiding duplication in the elimination of the inconsistencies that tend to the present in redundant data files। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जब डेटा डुप्लीकेशन होता है तो डेटा इनकंसिस्टेंस होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। डेटा जो हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाता है। इनकंसिस्टेंस कैसे हो जाता है? जैसे मान लो आपने डुप्लीकेट डेटा एक से ज़्यादा जगह आपने स्टोर कर दिया और आपने कुछ चेंजेस परफॉर्म की,
अब चेंजेस जब आपने परफॉर्म किए तब कुछ जगह पे चेंजेस परफॉर्म हो गए और कुछ जगह पे नहीं हुए, तो वो इनकंसिस्टेंसी वहाँ पे क्रिएट हो गई। जब आप डेटा एक्सेस करोगे तो आपको पता नहीं है कि कौन सा डेटा आप एक्सेस कर रहे हो। अगर वहाँ पे वो चेंजेस परफॉर्म नहीं हुए हो तो वो डेटा आप गलत तरीके से फिर रीड करोगे, और उसी को अपने डेटा इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं। ठीक है, एक सिंगल टेबल के अंदर भी ये हो सकता है, एक सिंगल टेबल के अंदर भी आपकी अगर बहुत सारे डेटा डुप्लीकेसी है तो उसके अंदर अगर आप कोई चेंजेस परफॉर्म करते हो, अगर वो सब जगह परफॉर्म नहीं होता है तो कुछ डेटा जो जहाँ पे चेंजेस हो चुके हैं वो तो आपका राइट डेटा हो जाएगा, और जहाँ पे परफॉर्म नहीं हुए वो आपका रॉन्ग डेटा हो जाएगा। इससे क्या होता है, जब एक यूजर डेटा रीड कर रहा होता है तो मान लो उस डेट वहाँ पे उस टाइम उसको वो डेटा अवेलेबल करवा दिया गया जहाँ पे वो चेंज परफॉर्म नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली वो रॉन्ग डेटा रीड करेगा और वो डेटा इनकंसिस्टेंसी वहाँ पे शो की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपने एडवांटेज पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट एडवांटेज हमें क्या कहती है। नेक्स्ट एडवांटेज है हमारी शेयरिंग ऑफ डेटा। ठीक है, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर बिकॉज ऑफ हम डेटाबेस यूज ही इसीलिए करते हैं कि एक ही टाइम में मल्टीपल यूजर्स इसको इजीली एक्सेस कर सकें, डेटा को शेयर कर सकें। यहाँ पे ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं हो कि केवल एक यूजर उसको एक्सेस कर सकता है या 100 यूजर उसको एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, है ना। जितने यूजर मर्जी है उतने यूजर उस डेटा को एट ए टाइम शेयर कर सकें। ठीक है, ए डेटाबेस अलाउस द शेयरिंग ऑफ डेटा अंडर इट्स कंट्रोल बाय एनी नंबर ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और यूजर्स। ठीक है, यही इसका पावरफुल फीचर है कि एट ए टाइम एनी नंबर ऑफ users or any number of applications programs can access these data, है ना। जो भी डेटाबेस का डेटा है तो उसको कितने भी यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे कोई किसी टाइप की कोई बाउंडेशन नहीं, देयर इज नो बाउंडेशन। तो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर है एक एडवांटेज के रूप में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, जो कि यूजर्स को डेटा शेयरिंग जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाती है, कोई बाउंडेशन नहीं रखती, है ना। मान लो आज आप अपने कॉलेज के डेटाबेस सिस्टम को अगर एक्सेस करना चाहो और वहाँ पे कुछ बाउंडेशन हो कि भैया एक बार में केवल 10 ही स्टूडेंट इसको एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी अपने डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, है ना। आपको बार बार वेट करना पड़ेगा, बार बार आप लॉगिन करके देखोगे और बार बार आपको लॉगिन नहीं दिया जाएगा, तो क्या उस डेटाबेस को आप एक्सेस करोगे? नहीं, आप इरिटेट होके छोड़ दोगे कि यार नहीं हो रहा है, छोड़ो इसको, है ना। तो वो कहीं ना कहीं जो है वो यूजर्स को हमारे सिस्टम से बाहर करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी ऑनलाइन जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं, अगर मान लो अगर आप अमेजोन की बात करो तो अमेजोन के अंदर मान लो आप कुछ प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हो, अपने आईडी से लॉगिन करना चाह रहे हो और आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वहाँ पे लिमिट जो वो मान लो 100 यूजर्स की लिमिट है, तो 100 यूजर्स उस पर परचेजिंग कर रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हो, तो भी आप इरिटेट होते हो। जैसे कई बार क्या होता है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो हम लोग जो सेल आती है तो हम लोग देखते हैं कि हम प्रोडक्ट को परचेज करें, तो हम उसमें पहले से लॉगिन करके बैठे होते हैं और उसमें हम उस प्रोडक्ट को बुक करने की कोशिश करते हैं। कई बार हमें सफलता मिल जाती है, कई बार हमें नहीं मिलती है। ठीक है, वहाँ पे एक्चुअली नंबर ऑफ शेयरिंग बाउंडेशंस नहीं होती है, बट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को किसी ने आपसे पहले क्लिक कर लिया तो आपको फिर वो नहीं मिले। मान लो 100 पीसी वहाँ पे सेल होने के लिए आए, तो फर्स्ट 100 यूजर्स ने जिसने बुक कर लिया उनको वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपके लिए ओपन है, आप उस 100 में आ सकते हो, बट आपको वहाँ पे अपने सिस्टम को फास्ट रखना पड़ेगा, अपना नेट जो फास्ट होना होगा, है ना, तभी आप उसको अचीव कर पाओगे। बट वहाँ पे ये बाउंडेशन नहीं है कि वहाँ पे 100 प्रोडक्ट है इसलिए 100 यूजर ही वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, नहीं।
वहाँ पे कितने भी यूजर्स लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। बट प्रोडक्ट उसको मिलेगा जो पहले उसको बुक करेगा। तो वहाँ एक्सेस करने की बाउंडेशन नहीं है, शेयरिंग बाउंडेशन नहीं है, शेयर जितने मर्जी है उतने यूजर्स कर सकते हैं ना। बहुत थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब कंपनीज ऑनलाइन बिजनेस एप्लीकेशंस हैं, सब के सब डेटाबेस बेस्ड एक्सेस प्रोवाइड करवाती हैं। सब हर प्रोडक्ट की डिटेल हर एक यूज़र के साथ ये शेयर करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपका एटीएम सिस्टम है, बैंकिंग ही आपका जो नेट बैंकिंग सिस्टम है, देन आपका रेलवे सिस्टम है ना। आज हर एक जो ऑनलाइन जो फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवा रहा है, जस्ट डेटाबेस सिस्टम्स को वो प्रोवाइड करवा रहे, डेटा शेयरिंग आपको वो प्रोवाइड करवा रहा है। नेक्स्ट, डेटा इंटीग्रिटी। ये सब डिसएडवांटेज थी आपके फाइल सिस्टम की। तो वहाँ सिर्फ हमने केवल फाइल सिस्टम के रेफरेंस में पढ़ा था कि फाइल सिस्टम क्या नहीं कर सकता है ना। और यहाँ हम डेटाबेस के सिस्टम में के रेफरेंस में हम पढ़ रहे हैं कि डेटाबेस सिस्टम एक्चुअली क्या कर सकता है, ठीक है। तो डेटा इंटीग्रिटी की हमने बात की थी। डेटा इंटीग्रिटी हमारे डेटा की अखंडता को बनाए हुए रखती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं, देखो किस प्रकार से अखंडता को बनाए रखती है। डेटा इंटीग्रिटी मीन्स दैट द डेटा कंटेन्स इन द डेटाबेस इन बोथ एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है डेटा इंटीग्रिटी एंड डेटा की अखंडता को बनाए रखने के लिए। देर आर टू फैक्ट्स आर इम्पोर्टेंट। डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब जो कि कंटिन्यू अपने स्टेज को बनाए रखे, अपने स्टेट को बनाए रखे, है ना, उसको अपने कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है डेटा इंटीग्रिटी को मैनेज करने के लिए, डेटा एक्यूरेसी एंड डेटा कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। दीज टू थिंग्स आर वी कैन treat as data integrity. Therefore, data values being entered for storage could be checked to ensure that they fall within a specified range and are of the correct format. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जो कि डेटा एक्यूरेसी और डेटा कंसिस्टेंसी को मैनेज करती है ना। वो चीज़ें कौन सी है? डेटा वैल्यू बीइंग एंटर्ड फॉर स्टोरेज कुड बी चेक्ड टू इंश्योर, यानी जो भी डेटा वैल्यूज स्टोरेज के अंदर स्टोर होने के लिए आ रही है, उन डेटा वैल्यूज को प्रॉपरली चेक किया जाए, ठीक है। और उसको चेक करके इंश्योर किया जाए कि वो डेटा हमारे डेटाबेस के लिए ओके है या नहीं। यहाँ पे हम 4 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं जिनको हम एसिड प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो मैं आपको एसिड प्रॉपर्टी के बारे में डेटाबेस के अंदर बताऊंगा क्या वो प्रॉपर्टी है जो कि ये इंश्योर करती है कि ये डेटा हमारे डेटाबेस के लिए परफेक्ट है। एक्चुअली एसिड प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए काम में ली जाती है। जो भी डेटाबेस ट्रांसमिशंस होते हैं तो डेटा बाहर से आकर डेटाबेस में स्टोर होना भी आपके ट्रांजैक्शंस का ही हिस्सा है। तो प्रत्येक ट्रांजैक्शंस को ये इंश्योर किया जाता है कि वो एसिड प्रॉपर्टी को फुलफिल करे। अगर कोई ट्रांजैक्शन एसिड प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता है तो उस ट्रांजैक्शंस को डेटाबेस भी एक्सेप्ट नहीं करता है कि भैया अगर आप ट्रांजैक्शन एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हो तो हमारे पास आपके लिए कोई जगह नहीं है ना। रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, उन रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना जरूरी होता है प्रत्येक डेटाबेस के ट्रांसमिशन। तो एसिड प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी होती है जो कि प्रत्येक ट्रांजैक्शंस को फॉलो करना नेसेसरी होता है। तो यही सिस्टम है, उसको चेक और इंश्योर किया जाता है दे फॉल विद इन
स्पेसिफाइड रेंज, जो कि एक स्पेसिफाइड रेंज के अंदर आते हैं एंड आर ऑफ द करेक्ट फॉर्मेट, और उनका फॉर्मेट जो है वो एक्यूरेट है या नहीं। ठीक है, data security, it is also an important feature according to today's requirement, because today's we have to need some secure concept and some secure uh, database management systems that can secure our data, है ना। बहुत ज़रूरी है कि हमारा डेटा जो है वो आज प्रत्येक ट्रांसमिशन हम डिजिटल फॉर्मेट में कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रत्येक यूज़र यही चाहता है कि मेरा हर एक ट्रांसमिशन जो है वो सिक्योर हो, और जो भी डेटा में ऑनलाइन, जैसे आप क्लाउड पे रखते हो या जैसे आप मोबाइल में आप ड्रॉप ऑप्शन यूज़ करते हो, गूगल ड्रॉप, गूगल ड्राइव, तो ये सब जो आप ऑनलाइन डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हो, तो ऑब्वियसली आप चाहते हो कि आपका डेटा जो है वो सिक्योर है ना। कोई भी यूज़र नहीं चाहता कि मेरा डेटा जो है वो अनसिक्योर रहे, है ना। देयर every user want and every user have to need, and the data is stored and secured form। ठीक है, तो डेटा सिक्योरिटी भी एक इम्पोर्टेंट थिंग है, और ऑब्वियसली प्रत्येक जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, DBMS है, वो बहुत सारी सिक्योरिटी एप्लीकेशंस को फॉलो करते हैं। सिक्योरिटी एप्लीकेशंस के साथ साथ आपको सिस्टम फेल होने पे रिकवरी और बैकअप के भी ऑप्शंस प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो अपने बात करते हैं डेटा सिक्योरिटी की। द DBA है ना, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, द DBA who has the ultimate responsibility for the data in the DBMS can ensure that proper access procedures are followed, including proper authentication schemas for access to the DBS and additional check before permitting access to sensitive data। एक मैं रियल वर्ल्ड आपको एग्जांपल दूं, मान लो हमारी फैमिली है ना, तो फैमिली के अंदर रूल्स कौन डिसाइड करता है? ऑब्वियसली जो हमारे फैमिली का मुखिया होता है, जस्ट आवर फादर और ग्रैंडफादर, जो भी हमारे फैमिली का मुखिया होता है, तो वही हमारी फैमिली का डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना। नियम उन्हीं के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि इस घर में क्या होना है, क्या नहीं होना है। ठीक है, अगर कोई नई पॉलिसी वहाँ पे बनाई जाती है, कुछ नया वहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो ऑब्वियसली हमें किसकी परमिशन लेनी पड़ती है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, यानी जो भी फैमिली का मुखिया होता है। तो आपको जस्ट आप एक फैमिली को लेकर इसको समझ सकते हो कि किस प्रकार से एक फैमिली को सिक्योर रखने के लिए फैमिली का मुखिया जो है वो काम करता है। वो रात दिन फैमिली के बारे में सोचता है, किस प्रकार से मैं अपने परिवार को मैनेज करूं ताकि मेरा परिवार सेफ रहे, सिक्योर रहे, मेरा परिवार खुशहाल रहे। वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमेशा ये चाहता है कि मेरा जो डेटा है वो सिक्योर रहे। जो नई पॉलिसीज है वो किस प्रकार से मैं बिल्ड करूं कि मेरा डेटा जो है वो सेफ रहे और बाहर की चीज़ों से कोई नुकसान ना हो उसको। और वो ये भी डिसाइड करता है कि किस डेटा को कौन एक्सेस कर सकता है, कौन एक्सेस नहीं कर सकता है ना। हम कहते हैं ना कि इस चीज़ में हमारे परिवार में से कौन इंटरफेयर कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, या बाहर का कोई पर्सन कितना इंटरफेयर कर सकता है, कोई रिलेटिव है तो कितना इंटरफेयर कर सकता है, कोई फ्रेंड है तो कितना इंटरफेयर कर सकता है, और अदर पब्लिक उसके अंदर कितना इंटरफेयर कर सकते है ना। कि घर में कोई बंदा जो है
वो कितना अंदर तक घुस सकता है। कुछ जो है वो जिनकी पहुंच केवल ड्राइंग रूम तक ही होती है, ड्राइंग रूम से अंदर वो कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते। और जो खास रिलेटिव हैं कुछ या फ्रेंड्स हैं, तो हो सकता है कि वो आपके किचन तक या मतलब जो भी इंटरनल हमारे होते हैं वहाँ तक एक्सेस कर सकता है ऑब्वियसली। और कुछ जो पब्लिक होती है उसको हम हो सकता है कि ड्राइंग रूम तक भी नहीं घुसने दी, बाहर से गेट से ही, हाँ भाई बोल क्या काम है ना। तो सेम थिंग्स डेटाबेस के लिए आप एक जस्ट एक फैमिली का एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो। ओके, तो डेटाबेस में भी ऐसा ही है, कुछ यूजर्स को कुछ लेवल तक एक्सेस करने की फैसिलिटी होती है, कुछ को कहाँ तक ही होती है ना, अलग अलग लेवल्स तक एक्सेस करने की फैसिलिटी होती है, वो डिपेंड करता है यूजर किस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो है वो भी डीबीए के द्वारा सिक्योरिटी के अंदर मैनेज किया जाता है ना। विदाउट विदाउट ऑथेंटिकेशन आपको डेटाबेस के अंदर घुसने की परमिशन नहीं होती है ना। जब तक आप किसी डेटाबेस के अंदर एक ऑथोराइज्ड यूजर नहीं हो तब तक आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते किसी कंडीशन। क्या आप किसी मान लो एसबीआई बैंक का अगर एग्जांपल, तो एसबीआई बैंक के किसी डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो? नहीं कर सकते। जब आपका अकाउंट है और आपने उसमें नेट बैंकिंग स्टार्ट कर रखी है, देन आप उसके अंदर एक्सेस कर सकते हो, उसके अंदर लॉग इन कर सकते हो, और वो भी केवल कितना, आपके अकाउंट से रिलेटेड थिंग्स, है ना। वही आपका बैंक एम्प्लॉय है जो कि सभी के अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है ना। उसके पास भी वही यूजर और यूजर आईडी और पासवर्ड होते हैं जो हमारे पास यूजर आईडी और पासवर्ड होते हैं, बट हमारे यूजर आईडी पासवर्ड में और उनके यूजर आईडी पासवर्ड में ऑथेंटिकेशन सिस्टम अलग अलग होता है। वहाँ पे परमिशंस ज़्यादा ग्रांट की हुई होती है और हमें परमिशंस केवल हमारे अकाउंट के लिए ग्रांट की हुई होती है ना। तो ये ऑथेंटिकेशन अलग अलग टाइप का होता है, ये इसीलिए यूज़ किया जाता है कि हमारे डेटा की सिक्योरिटी जो है वो बना के रखी जाए। ओके, देन मैं नेक्स्ट एडवांटेज पे चलता हूँ। नेक्स्ट एडवांटेज है हमारे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे मान लो हम यहाँ पे इंटरफेस की मेनली बात करते हैं कि डेटाबेस से हम किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है ना। किसी भी सिस्टम को एक्सेस करने के लिए हमें एक प्रॉपर इंटरफेस की रिक्वायरमेंट रहती है, तो डेटाबेस को भी एक्सेस करने के लिए ऑब्वियसली हमें वो इंटरफेस की रिक्वायरमेंट रहेगी, है ना। डेटाबेस को एक्सेस हम ऐसे तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो वो इंटरफेस क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, DBA resolve the conflict on requirements of various user and applications। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की ही होती है, जो कि इस चीज़ को रिजॉल्व करता है कि किस प्रकार की रिक्वायरमेंट्स रहेंगी किसी यूज़र को डेटाबेस से इंटरेक्ट होने के लिए, और किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस को उससे इंटरेक्ट होने के लिए। द DBA chooses the best file structure and access method to get optional performance for the application। DBA के द्वारा ऐसी कोशिश की जाती है कि अच्छे से अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड करवाया जाए, क्योंकि जितना इजी और अट्रैक्टिव इंटरफेस होगा लोग उसे उतना ही ज़्यादा एक्सेस करेंगे। तो हर एक कंपनी यही चाहती है कि मेरा डेटाबेस जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र जो है एक्सेस करे, है ना। जैसे प्रत्येक यूज़र चाहता है, जैसे मान लो आज मैं एक यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र एक्सेस करे, है ना। तो मेनली जो ऑनलाइन डेटा प्रोवाइड करवाने का जो मेनली मकसद होता है वो यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र उसको एक्सेस करे,
उन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स देखें ताकि लोगों का भी फायदा हो और जो उस डेटा को अराइज कर रहा है या डेटा को अवेलेबल करवा रहा है उसका भी बिजनेस जो है वो ग्रोथ। ठीक है, तो इसमें अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन पे बढ़ते हैं, डेटा इंडिपेंडेंस। यहाँ पे दो टाइप की इंडिपेंडेंसीज को मैनेज किया जाता है, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस और लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। सिंपल वर्ड्स में मैं बता देता हूँ, डेटाबेस में कोई नया डेटा जोड़ने से या कोई डेटा हटाने से अगर किसी दूसरे डेटा के फिजिकल स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ता हो, इसका मतलब वो डेटा फिजिकली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और अगर किसी डेटा को अपडेट करने से या डिलीट करने से डेटा के लॉजिकल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हो रहा हो तो वो डेटा लॉजिकली इंडिपेंडेंट है। डेटा पे फर्क कब पड़ता है? किसी डेटा को डिलीट करने से अगर किसी दूसरे डेटा पे फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे डेटा डिपेंडेंट है। डेटा एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे थे, इसलिए वहाँ पे एक डेटा को डिलीट करने से दूसरा डेटा भी किसी काम का नहीं बचेगा हमारे लिए। इसलिए डेटाबेस के अंदर ये इंश्योर किया जाता है कि प्रत्येक डेटा जो है वो इंडिपेंडेंट हो, कि अगर किसी एंट्री को हटाया भी जाए तो वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, इसी को अपने डेटा इंडिपेंडेंसी बोलते हैं। और डेटा इंडिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि मान लो कुछ डिटेल अपने को ऐसी लगी जो काम की नहीं है, हमारे लिए कोई काम की नहीं है, तो हम उसको ऑब्वियसली रिमूव करेंगे। और रिमूव करेंगे तो उसकी वजह से अगर कोई दूसरा डेटा उस पर डिपेंड, जो उस पर डिपेंड था, वो अब आपका किसी भी काम का नहीं रहेगा अगर डिपेंड था तो। इसलिए हमें इसके अंदर ऐसा इंश्योर करना है डेटाबेस के अंदर कोई भी डेटा किसी दूसरे डेटा पे डिपेंड ना रहे। और ऑब्वियसली ऐसा हम करने वाले हैं। बाकायदा मैं आप लोगों को इसके विद एग्जांपल्स क्वेश्चंस करवाऊंगा कि किस प्रकार से हम डेटा की डिपेंडेंसी को रिमूव कर सकते हैं। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आप देखोगे इसके अंदर। हम पर्टिकुलर टेबल्स के सारे के सारे कॉलम्स को लेके और हम डेटा की डिपेंडेंसी जो है वो रिमूव करेंगे, चाहे हमें एक टेबल को 5 पार्ट में डिवाइड करना पड़े, है ना। हम पर्टिकुलर डेटा को, हर एक डेटा को इंडिपेंडेंट करेंगे। और रिक्वायरमेंट है डेटाबेस की, ये एडवांटेज है कि यहाँ पे प्रत्येक डेटा जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, किसी दूसरे डेटा पे डिपेंड नहीं करता है। इसी दोनों चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, डेटा डिपेंडेंस के दोनों पॉइंट्स को, फिजिकल डेटा डिपेंडेंस एंड लॉजिकल डेटा डिपेंडेंस। तो वैसे मैंने डेफिनेशन तो आपको बताई दी कि फिजिकल डेटा डिपेंडेंस क्या होता है और लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, बट फिर भी एक बार पॉइंट्स को मैं रीड आउट कर देता हूँ। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस allows changes in the physical storage devices or organization of the files to be made without requiring changes in the conceptual view or any of the external view and hence in the application programs using the database। यानी किसी भी प्रकार का चेंजेस जो है वो परफॉर्म किया जा सकता है, बट उस परफॉर्म का ऑब्वियसली कोई भी इफेक्ट जो है वो अदर डेटा पे नहीं पड़ना चाहिए, है ना। यानी बिना किसी को इफेक्ट किए हुए हम कोई भी चेंजेस जो है वो यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं।
यही फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की स्ट्रॉन्गनेस है ना, यही कॉन्सेप्ट है इसका। बट ये चेंजेस हम किस पे कर सकते हैं? ओनली जो भी स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हैं उन्हीं पे, यानी फिजिकल थिंग्स पे। लॉजिकल क्या कहता है? देखो, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इंडिकेट्स दैट द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा कैन बी changed without affecting the existing external schema or any application program। यानी जो कॉन्सेप्चुअल, जो एक लॉजिकल जो एक व्यू बना हुआ होता है, एक लॉजिकल डेटा के बीच में कनेक्टिविटी होती है, अगर उसको हम चेंज करते हैं तो भी हमारे एक्सटर्नल डेटा जो रिलेशंस हैं उन पे कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एडवांटेजेस हमारी इतनी थी, हमने सभी एडवांटेजेस को वन बाय वन डिस्कस किया। और ये एडवांटेज केवल हमने यहाँ पे डिस्कस ही नहीं किया है, पूरे डेटाबेस के अंदर हम इन्हीं को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट को यूज करके, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को यूज करके, है ना। देयर आर सम काइंड्स ऑफ नॉर्मलाइजेशंस ऑपरेशंस एंड कीज ऑपरेशंस एंड कंस्ट्रेंट्स, सभी के सभी हम यूज करने वाले हैं इन सभी एडवांटेजेस को मैनेज करने के लिए। तो आइए हम देखते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस जो डेटाबेस के अंदर अवेलेबल है। ऑब्वियसली कुछ डिसएडवांटेजेस भी यहाँ पे हैं, ये दोबारा आ गए। ओके ओके, फर्स्ट डिसएडवांटेज हमारी, देखो, हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू होते हैं, ये हम जानते हैं, है ना। सब चीज़ों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेज दोनों पाए जाते हैं, कोई भी ऐसी थिंग नहीं है जिसके केवल और केवल एडवांटेजेस ही हो, है ना। इवन हम किसी भी बीमारी से ठीक होने के लिए जो हम मेडिसिन्स लेते हैं उनके भी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, है ना। तो अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डिसएडवांटेजेस की बात करें तो देखो, इसमें फर्स्ट डिसएडवांटेज आती है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर्स एंड हार्डवेयर्स कॉस्ट इज हाई। यानी एक डेटाबेस मैनेजमेंट एस्टैब्लिश करने के लिए, एक डीबीएमएस एस्टैब्लिश करने के लिए हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है ना। उसके ऊपर हमें नेटवर्क इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, और नेटवर्किंग डिवाइसेस यू नो हाउ मच कॉस्टली, है ना, बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। और नेक्स्ट अगर अपने बात करें, द प्रोसेसिंग ओवरहेड बाय द डीबीएमएस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी एंड शेयरिंग ऑफ द डेटा, ये एक एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस है, यानी ये एक एक्स्ट्रा बर्डन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, कि उसको सिक्योरिटी के लिए काम करना पड़ता है, इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए काम करना पड़ता है, डेटा को शेयर करने के लिए भी उससे काम करना पड़ता है। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस और एक्स्ट्रा मैनेजमेंट और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहती है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को भी बहुत सारा यहाँ पे वर्क करना पड़ता है, तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो मेनली ये भी एक डिसएडवांटेज है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ पे बहुत सारा वर्क करना पड़ता है। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस कंट्रोल, ये वैसे तो स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस कंट्रोल से क्या होता है कि हम प्रॉपरली डेटा इंडिपेंडेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, डेटा डुप्लीकेसी को हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, है ना, डेटा रिडंडेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। बट इसकी एक डिसएडवांटेज भी, जब पूरे के पूरे सिस्टम को एक ही बंदा कंट्रोल कर रहा होता है, अगर उस बंदे में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो पूरा का पूरा सिस्टम फेलियर हो जाता है। यहाँ पे सेंट्रलाइज डेटाबेस कंट्रोलर लगा हुआ है, अगर वो सेंट्रलाइज कंट्रोलर किसी वजह से खराब हो गया
तो हमारा पूरा का पूरा डेटाबेस सिस्टम जो है वो क्रैश कर जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। अगर वहां छोटी सी भी माइनर प्रॉब्लम आ गई ना, तो पूरा पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो अफेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, सेटअप ऑफ द डेटाबेस सिस्टम रिक्वायर्स मोर नॉलेज, मनी, स्किल्स एंड टाइम। फाइल सिस्टम में हमें कुछ नहीं चाहिए, जस्ट हार्ड डिस्क लगाई और डेटा स्टोर करना स्टार्ट। बट डेटाबेस में ऐसा नहीं है। डेटाबेस को सेटअप करने के लिए हमें बहुत सारा नॉलेज चाहिए, पैसा भी चाहिए, स्किल्स भी चाहिए और टाइम भी चाहिए, है ना। हम 1 मिनट में उसको स्टैब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेनली यही डिसएडवांटेजेस है। एक लास्ट डिसएडवांटेज आपके बच जाती है, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डेटाबेस में रिजल्ट इन पुअर परफॉर्मेंस। डेटाबेस की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मे बी पुअर परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है ना। तो ये हमारी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थी आज की इस डेटाबेस सिस्टम्स के अंदर। तो आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।